हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम सिविक्स का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए, बोर्ड्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। बोर्ड्स की पढ़ाई के लिए आराम से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए बच्चों, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं बचा हुआ है। हाँ, आराम से पढ़ाई करना शुरू करिए, ज़्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, बस माइंड को रिलैक्स करके पढ़िए, ठीक है। रिवीजन जितना हो सकता है उतना करिए, जितना नोट्स है सब कुछ को रिवाइज कर जाइए, एकदम मैथ्स के फार्मूले को एकदम खा जाइए। जो भी आप कर सकते हो वो आप कर लो, ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से। अब आइए चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सच बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टी, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर। एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ आता है और इलेक्शंस को करवाता है और पावर को होल्ड करता है। यदि वो जीत जाता है तो, एक मिनट सर, जीत जाता है तो ही क्या पॉलिटिकल पावर कहला सकता है, पॉलिटिकल पार्टी कहला सकता है? नो नो नो, जीते या हारे, अगर वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है और इलेक्शन में भाग लेता है तो वो आपका पॉलिटिकल पार्टी कहलाएगा। डन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन, एक आदमी जो आदमी नहीं मतलब महिला भी हो सकती है, जो स्ट्रांगली कमिटेड हो। स्ट्रांगली क्या हो? कमिटेड, मतलब पूरे तरह से प्रतिबद्ध हो किसी को लेकर के, टू अ पार्टी ग्रुप को लेकर के पूरे तरह से वो प्रतिबद्ध होना चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे? पार्टीशन कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि वेरी वेरी सब दो साथ नहीं हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट सिर्फ लिखिएगा। जो भी लिखते हैं वीवीआई और वीवीआई नहीं होता है बच्चों, सिर्फ वीआई वेरी इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के टर्म में। पॉलिटिकल पार्टी 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला द लीडर, एक्टिव मेंबर्स, तीसरा द फॉलोवर्स। मतलब 3 कंपोनेंट है बच्चों पॉलिटिकल पार्टी के, पहला नेता लोग, दूसरा उसके एक्टिव मेंबर्स लोग, तीसरा उसके फॉलोवर्स लोग। फंक्शंस पता है क्या है इसके पॉलिटिकल पार्टी के? मैं इन पांचों मात्र 5 लिखवा रहा हूं बच्चों, और भी है, ये पूरा एनसीईआरटी से मैंने उठाया है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आप लोग रिपीट करके एकदम पढ़ लीजिए। आइए, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, दूसरा, पहला था पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टी जो है इलेक्शन लड़ता है, पहला फंक्शन। दूसरा, इट पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज, ये डिफरेंट पॉलिसीज को ये आगे रखता है। तीसरा, इट प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ, कानून बनाने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कौन? पॉलिटिकल पार्टी। चौथा, इट फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, यह सरकार को बनाते हैं और उसको चलाते हैं। पांचवा, इट शेप पब्लिक ओपिनियन, और यह लोगों की क्या राय होती है इसको भी अपने साथ रखते हैं। मतलब लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या पसंद करते हैं, उन सभी बातों का ये पार्टीज ध्यान रखती है। हमारे पास पार्टी सिस्टम की बात की जाए बच्चों, तो हमारे पास लगभग 750 से भी ज्यादा पार्टियां हैं, 750 से भी ज्यादा पार्टियां हैं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया है। आइए, पार्टी सिस्टम में हमारे पास 3 पार्टी सिस्टम है। कितने पार्टी सिस्टम है? 3। 750 से ज्यादा पार्टी है, लेकिन पार्टी सिस्टम हमारे पास 3 ही है। आइए, पहला सिंगल पार्टी सिस्टम, ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू रूल द कंट्री, सिर्फ एक ही पार्टी होगा सर उस गवर्नमेंट को रन करने के लिए। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, नॉर्थ कोरिया में, ये सब जगह सिंगल पार्टी सिस्टम ही है, एक ही की सरकार है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? पूछता नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा आप लोग। डिसएडवांटेज क्या है? इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, टू नहीं ऑफ होगा, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यह डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। दूसरा, इट डज नॉट प्रोवाइड वोटर्स टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब ये वोटर्स को आइडिया नहीं मिल पाता है कि हम किसको चूज करें, ऐसा इसको कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता है। ये सिंगल पार्टी सिस्टम का बहुत बड़ा दुख है। जैसे आप मार्केट में फोन लेने गए हो, फोन खरीदने गए हो, और आपसे कहा गया कि देखिए भैया सिर्फ फोन जो है ना आपका, वो सैमसंग कंपनी का ही फोन आपको मिलेगा, और आपको चाहिए कोई और कंपनी का फोन। लेकिन दुकानदार कह रहा है कि नहीं सैमसंग कंपनी काफी अच्छी है, लेकिन आपका मन न होते हुए भी, और मोबाइल की जरूरत है तो न चाहते हुए भी आपको सैमसंग को फोन लेना पड़ेगा। तो वही बात, सैमसंग का फोन लेना पड़ेगा आपको, तो वही बात है कि यहां पे सिंगल चॉइस मिल रहा था। आइए, बाई पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज्ड बिटवीन 2 मेन पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, पॉलिटिकल पावर्स जो है वो चेंज होते रहते हैं बच्चों, 2 के मेन के बीच में। कौन कौन 2 मेन है? तो वहां पे कोई भी 2 पार्टी हो सकती है। तो सर बाई पार्टी सिस्टम कहां कहां है? तो यूएसए में है और यूके में है। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। आइए, मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम में इट इज अ सिस्टम इन विच मोर देन 2 पार्टीज फंक्शंस एंड रूल, इसमें 2 या 2 से अधिक पार्टी का रूल रहता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल में हमारा प्यारा देश भारत की बात कर सकते हैं, इंडिया हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है।
अब आपके सामने हम इसका एडवांटेज और इसका डिसएडवांटेज मैं बताने जा रहा हूं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसका एडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेज क्या, सुनिएगा, इसमें वाइडर चॉइस मिलता है। पहला पॉइंट क्या हो गया बच्चों, पहला पॉइंट हो गया आपका वाइडर चॉइस मिलता है। मतलब वाइडर चॉइस कहने का मतलब हमें चॉइस है कि हम ढेर सारे लोगों को चुन सकते हैं। दूसरा आपका यहां पे कहता है गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रैरिली, मतलब सरकार मनमाने ढंग से अपना काम नहीं कर सकती है। अगर मल्टी पार्टी सिस्टम है तो अगर एक पार्टी अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो उसको तुरंत हटाया जा सकता है। तो यहां पे यही कहा गया था कि हम यहां पे सरकार जो है अपने मन से काम नहीं कर सकते, उसे गवर्नमेंट के, उसे पीपल के अनुसार ही चलना पड़ेगा और उसे सभी सेक्शंस को ध्यान में रखने पड़ेंगे, मतलब सभी जाति के लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, वरना इसकी सरकार नहीं बनेगी। अगला देखिए डिसएडवांटेज, इसका सबसे बड़ा घाटा है। हाँ, सबसे बड़ा घाटा इसका कहता है क्या है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होने की वजह से कि हम लोग चुन नहीं पाते हैं कि किस नेता की सरकार बननी चाहिए, और दिक्कत ये होता है कि इसमें कॉलिशन गवर्नमेंट बनता है। क्या बनता है बच्चों, कॉलिशन गवर्नमेंट बनता है, COALITION, कॉलिशन गवर्नमेंट बनता है। और कॉलिशन गवर्नमेंट अच्छी भी है और खराब भी है बच्चों। अच्छी कैसे है सर, तो अच्छी ऐसे है कि जब हमें सरकार बनाने के लिए एक पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही है, पूर्ण मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पार्टी के साथ मिल करके कॉलिशन बना लेते हैं। हालांकि कॉलिशन वाला चीज बहुत ही खराब होता है। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम जानेंगे अलायंस और कॉलिशन गवर्नमेंट के बारे में। अलायंस, व्हेन टू और मोर पार्टी ज्वाइन हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, जब दो या दो से अधिक पार्टी हाथ मिलाते हैं इलेक्शन को लड़ने के लिए। और कॉलिशन में क्या होता है, व्हेन नो पार्टी विंस द मेजॉरिटी, जब कोई पार्टी मेजॉरिटी नहीं जीत पाती है तब दो या उससे ज्यादा पार्टी हाथ मिलाते हैं बनाने के लिए सरकार को। फिर से, कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होता है बच्चों, कॉलिशन गवर्नमेंट चुनाव के बाद की प्रक्रिया है कि चुनाव हो गया है, अब सरकार नहीं बन पा रही है, मेजॉरिटी नहीं बन पा रही है, तो पार्टी मिल करके सरकार को बना लेती है। अलायंस क्या है, अलायंस उससे पहले ही घटना है, मतलब चुनाव होने से पहले ही कई पार्टियां आपस में मिल जाती हैं। इस बार हमारे यहाँ जब चुनाव हुआ था तो INDIA नामक एक, उसको इंडिया नहीं बोलना है बच्चों प्लीज, INDIA नाम का एक बना था अलायंस, ठीक है, तो वो चुनाव से पहले होता है। हमारे यहाँ अलायंस अगर बात की जाए तो तीन है, देखिएगा ध्यान से, तीन है, कौन कौन है मैं बताता हूँ। पहले है NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। दूसरा है UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तीसरा क्या है बच्चों, लेफ्ट फ्रंट, क्या है, लेफ्ट फ्रंट, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, NDA रूल बाय, मतलब इसका लीड कौन करता है, बीजेपी पार्टी। कौन करता है, बीजेपी इसका लीड करता है, मैंने लिख देता हूं यहां पे बीजेपी, इसका कांग्रेस लीड करता है, और इसका अदर पार्टी या CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इसका रूल करता है। तो ये इसके लीडिंग पार्टीज है। कॉलिशन और अलायंस आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बोल देता हूं बच्चों, अलायंस चुनाव के पहले जब मिलते हैं पार्टी तो अलायंस, चुनाव के बाद मिलते हैं सरकार को चलाने के लिए तो क्या बनेगा, कॉलिशन बनेगा। आइए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, अ पार्टी दैट सिक्योर्स, हाँ इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को नहीं लिखा है क्योंकि वो पॉइंट्स नॉर्मल ही थे कि इसको नेशनल इश्यूज देखने चाहिए, ये सरकार 5 साल तक रहती है, नेशनल लेवल पर लोगों का ख्याल रखना चाहिए, लोगों की दुख तकलीफों को समझना चाहिए, ये सब इसके पॉइंट्स थे जो आपको NCERT में मिल जाएंगे। आगे जो मुख्य है वो बता रहा हूं मैं, अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन द लोकसभा, पहले इसको समझते हैं, 6% वैलिड वोट लोकसभा चुनाव में इसको जीतना पड़ेगा। लोकसभा में जितना टोटल सीट्स है बच्चों, टोटल सीट का 6% अगर ये जीतता है तो ये आपका नेशनल पार्टी कहलाएगा। और असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, या फिर 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में ये जीतता है, 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में अगर इसकी पार्टी का नाम आता है तो ये नेशनल पार्टी बन सकता है। देखो और है, यानी ऑप्शन में ये है, जरूरी नहीं है, ऑप्शन में या तो ये या तो ये। एंड और विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा, या फिर लोकसभा में कम से कम 4 सीट अगर वो जीत जाता है तो वो नेशनल पार्टी कहलाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पे होता है बच्चों, और इसका यूनिट जो होता है ना वो बहुत सारे स्टेट्स में टूटे हुए होते हैं, मतलब इसके यूनिट्स फैले हुए होते हैं। आइए स्टेट पार्टी देखते हैं, स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी देखते हैं।
A party that secures 6% valid votes in legislative assembly elections of a state and win at least 2 seats। कह रहा है क्या, एक पार्टी जो 6% वोट लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतता है, विधानसभा वाले चुनाव में जो 6% वैलिड वोट जीतेगा वही आपका रीजनल पार्टी या स्टेट पार्टी कहलाएगा, और या तो 2 सीट जीत जाए। रिकॉग्नाइज्ड पार्टी किसे कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, वैसा पार्टी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, पहचान किया गया हो, उसे सिंबल्स दिया गया हो, मतलब जीतने के लिए उसे सिंबल दिया गया हो, सिंबल्स का यूज करके ही वो आगे बढ़ा हो, और उस पार्टी का, रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का जो ऑफिशियल जो कैंडिडेट है ना, वही सिर्फ उस सिंबल का यूज कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। रीजनल पार्टी के नाम हम देख लेते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट नाम मैंने लिखे हैं खासकर बिहार को ध्यान में रखते हुए। पहला जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार वाला पार्टी है। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की सरकार के। एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान, इनकी डेथ हो चुकी है, उनके बेटे अब इस पार्टी को चलाते हैं, वही इनके हेड हैं। हम, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, बच्चों आप इसके बारे में क्लास में मैंने बताया, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की ये पार्टी है, और आजकल बिहार में जन सुराज करके भी पार्टी देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये बंगाल का है एआईटीएमसी, पश्चिम बंगाल का। बीजू जनता दल जो है ये आपका उड़ीसा का है। शिवसेना महाराष्ट्र का है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, शिरोमणि अकाली दल है, बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक पेज होगा बुक में रीजनल पार्टी के नाम से मैप बना हुआ, उसमें आप देख सकते हैं। एक बार इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेशनल पार्टी के हम लोग, उसके बारे में क्या क्या है नेशनल पार्टी, इसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला नंबर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1885 में ये पार्टी बनती है एओ ह्यूम के द्वारा। इसका मेन मोटिव है सेकुलरिज्म को फैलाना, धर्मनिरपेक्षता को फैलाना, इसका मेन मोटिव है। लीड्स यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को ये लीड करता है। आप इसका पार्टी सिंबल देख रहे थे। बीजेपी, हाँ इसका पार्टी सिंबल पंजा छाप है, हाथ का निशान है। बीजेपी, इसका पार्टी सिंबल कमल है। 1980 में ये पार्टी बन करके सामने आती है, लेकिन बाय रिवाइविंग, किस चीज को सुधार करके, जनसंघ पार्टी को सुधार करके, और जनसंघ बना था 1951 में, इसको सुधार करके बीजेपी पार्टी बनाई गई थी। 2014 से हमारे यहाँ रूल कर रहे हैं, और ये एनडीए को लीड करते हैं। अभी रूलिंग पार्टी हमारी बीजेपी है, इसके जो पार्टी के जो हेड है वो जेपी नड्डा हैं, और जो इनके जो प्राइम मिनिस्टर जो बने हुए हैं श्री नरेंद्र मोदी हैं, जो हमारे यहाँ रूल कर रहे हैं। तो ये आपका एक तरह से इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट है। बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, 1984 में ये पार्टी बनती है, कांसी राम इनको बनवाते हैं। और ये किसके लिए है बच्चों, तो ये आदिवासी के लिए है, दलित के लिए है, ओबीसी के लिए है, और जो भी धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक है, जो कम संख्या वाले हैं, उनके लिए ये पार्टी है। इनका बेस कहाँ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड में है, दिल्ली में है, यहाँ पे इसका बेस है। मतलब ये लोग यहाँ पे दिखाई देते हैं, मतलब इनकी पार्टी का यह चलता है। ठीक है, अगला सीपीआईएम, हाँ आप दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी हो गई है। सीपीआईएम 1964 में ये बनता है बच्चों। मेन मोटिव सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी, लेकिन ये इंपेरियलिज्म और कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं। ये कम्युनलिज्म क्या होता है बच्चों, तो ये वो होता है जिसमें एक कम्युनिटी अपने आप को हर हाल में टॉप पे लेके जाने की कोशिश करता है। एनपीपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेशनल पीपल्स पार्टी, पीएन संगमा के द्वारा ये बनाया गया है बच्चों, और ये एनसीपी पार्टी से टूट करके बना है। पीएन संगमा ने इसका क्रिएट किया है, और इसका पार्टी सिंबल किताब है। ये मेघालय में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पार्टी है। अब धीरे धीरे ये नेशनल पार्टी भी बन गया है। नेशनल पार्टी कब बना है, 7 जुलाई 2019 को ये नेशनल पार्टी बन चुका है। सेकुलरिज्म इसका मोटिव है। आम आदमी पार्टी, फाउंडेड बाय अरविंद केजरीवाल ऑन 26 नवंबर 2012, 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन कह सकते इसको बनाया था। इनके साथ उस वक्त अन्ना हजारे नाम के भी एक व्यक्ति थे, जो आज अन्ना हजारे कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं बच्चों। मतलब जीवित तो होंगे, उनका न्यूज कुछ आता होता नहीं है, लेकिन हाँ उस समय में जब इनकी सरकार बनने वाली थी अरविंद केजरीवाल की, तो अन्ना हजारे खूब देखने को मिले थे। लगभग बात है 2012 की, उस वक्त अन्ना हजारे खूब थे। आम आदमी पार्टी, ये नेशनल पार्टी कब बना है बच्चों, 10 अप्रैल 2023 में बना है। सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म और सोशलिज्म इसका मेन मोटिव है।
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपको जब एग्जाम में लिखना है बच्चों, तो आपको लाइन बना करके लिखना पड़ेगा। ये मैं आपको सिर्फ पॉइंट को रिवाइव कराने के लिए, आप ताकि इस पॉइंट को आप जीवित कर सके अपने दिमाग में, इसके लिए मैंने बताया है। आप इस स्लाइड के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और अब हम जानेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी क्या होता है? तो मतलब अंतर रूप से, मतलब इंटरनल रूप से डेमोक्रेसी में कमी हो जाती है। पहला है, देखिएगा, पावर्स कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। शक्ति जो है सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में है पॉलिटिकल पार्टी में। नो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, किसी भी प्रकार का कोई भी मीटिंग अंदर में नहीं होता है। नो इंटरनल रेगुलर इलेक्शंस, और अंदर आंतरिक रूप से कोई भी इलेक्शन नहीं होता है। आप कहिएगा सर इलेक्शंस तो हो रहे हैं हमारे यहाँ, पार्टी में इलेक्शंस नहीं हो रहा है बच्चों। मतलब जो एक पार्टी को लेकर चल रहा है आगे, वही पर्सन बार बार उस पार्टी को लेकर आगे चल रहा है। ऑर्डिनरी मेंबर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। एक आम आदमी को उसकी पार्टी के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी नहीं है। तो ये था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, जो काफी इंपॉर्टेंट था। 1 2 3 4 पॉइंट, ठीक है। अब देखिए डायनेस्टिक सक्सेशन। लीडर्स ऑन टॉप हैव अनफेयर एडवांटेज है। जो टॉप के लीडर्स है उनके पास अनफेयर एडवांटेज है, मतलब गलत तरीके का उनको फायदा मिल जाता है उनको बच्चों। टॉप पोजीशन जो है हर बार कंट्रोल करता है कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स। मतलब डायनेस्टिक सक्सेशन में सबसे बड़ा अगर नाम लिया जाए तो हमारे यहाँ एक कांग्रेस पार्टी है, मतलब उनका फैमिली का ही चला आ रहा है। ऊपर से अगर बिहार में देखा जाए तो आरजेडी पार्टी है, ठीक है। तो इनमें देख रहे होंगे आप बार बार के जो टॉप पोजीशंस है वो फैमिली के जो मेंबर्स हैं वही लोग रूल कर रहे हैं। तीसरा, मनी एंड मसल्स पावर। मनी एंड मसल पावर ड्यूरिंग इलेक्शन दिस पावर इज विजिबल। हाँ, इलेक्शंस के दौरान ये पावर देखने को मिलता है, मनी एंड मसल पावर। कैंडिडेट्स हु कैन रेज मनी आर नॉमिनेटेड। जिसके पास पैसा अधिक होता है, ऐसा होता है कि जिसके पास पैसा अगर अधिक है सरकार उसी की बन जाती है। रिच पीपल और कंपनी, या कोई अमीर आदमी या कोई कंपनी जो पैसा देता है, हु गिव फंड, जो पैसा देता है। अगर मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई बड़ी कंपनी पैसा देती है, तो फिर वो कंपनी या वो अमीर आदमी जैसा वो चाहेगा वैसा ही पार्टी को करना पड़ेगा। मतलब उनके पॉलिसी पे भी असर पड़ेगा। चौथा, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। इसमें क्या है? इम्प्लीमेंटेशन। मतलब पहला ये है बच्चों कि अगर मेरे पास चॉइस नहीं है कि हम किसको चूज करें, मतलब कोई भी अच्छा पार्टी यहाँ पे नहीं है, ऐसा मानना है सभी, बहुत सारे लोग ऐसा मानना है कि हमारे पास कोई पार्टी का ऑप्शन नहीं है, हम किसे चूज करें। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, मतलब चॉइसेस अच्छे चॉइसेस नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन, इनका इम्प्लीमेंटेशन किसी भी पॉलिसी को लेकर के किस प्रकार से ये लागू करते हैं उस पर भी निर्भर करता है। दूसरा, फंडामेंटल प्रिंसिपल, इनका मूलभूत रूप से क्या सिद्धांत है, इनके सिद्धांत भी पता नहीं चल पाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तीसरा, आइडियोलॉजी, इनके सोचने का तरीका क्या है, ये पार्टी किस प्रकार से हमें हेल्प कर सकती है उस पर भी निर्भर करता है। तो ये था सबसे बड़ा चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि यहाँ पे बहुत सारा चैलेंज देखने को मिलता है। अब देखिएगा बच्चों कि आप, पहला था लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा था क्या? डायनेस्टिक सक्सेशन, तीसरा क्या था? मनी एंड मसल पावर था, चौथा क्या था? लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ सके। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि एफर्ट्स क्या क्या लगाए गए थे पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए, मतलब पॉलिटिकल पार्टी सुधार लाने के लिए क्या क्या एफर्ट लगाए गए थे। तो कुछ एफर्ट हमारे संविधान के द्वारा लगाया गया था, कुछ एफर्ट्स हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया था, और कुछ एफर्ट्स हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोला था? देखिएगा, इट वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था। क्या लाया था बच्चों? एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब अगर कोई नेता अगर अपनी पार्टी चेंज करेगा इलेक्शन के दौरान, या फिर उसको कुछ फायदा होने के लिए चेंज करेगा कि अगर उस तरफ जाने से हमें फायदा हो जाए, तो वो अपनी पार्लियामेंट्री सीट खो सकता है। अगर वो अपना पार्टी चेंज करता है तो वो अपना सीट खो सकता है। ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया हमारे संविधान के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निश्चित ऑर्डर पास कर दिए
कि मनी एंड क्रिमिनल्स का पावर को कम कर सके, पैसा का पावर कम कर सके, इसलिए इन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया। और साथ में एक एफिडेविट भी लगा दिया गया कि एफिडेविट में ये होगा बच्चों कि उसमें जो भी चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं उनको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी कि हाँ वो चुनाव में क्यों खड़े हुए हैं, आखिर क्या कारण है, और उनके पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, बेटे बेटी पत्नी माता पिता, पूरी उनकी जानकारी, पूरी कुंडली उनको देनी पड़ेगी। तो आप ये नोटिस करते होंगे जब चुनाव होने वाला रहता है तो अखबार में न्यूज़पेपर में छपता है कि किस नेता के पास कितना पैसा है, सारा डिटेल्स वगैरह सब छपता है। साथ ही साथ हमारा इलेक्शन कमीशन कहां चुप रहने वाला था बच्चों, इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि जितना ही पॉलिटिकल पार्टी है सब कोई अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा, जितना वो खर्च करता है, जितना वो कमाता है, पूरा डिटेल्स देगा यहां पे। और ये इंपॉर्टेंट कर दिया गया क्या कि दे हैव टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स एंड इलेक्शंस, और इन सभी लोगों को एक मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा, मीटिंग्स रखना पड़ेगा और इलेक्शंस भी आंतरिक रूप से करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज, जो मैंने बहुत अच्छे प्रकार से आपको बता दिया है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोग एकदम आराम से पढ़ाई करते रहिए, धीरे धीरे करके मैं सारा चैप्टर आपको करवा दूंगा। हाँ, चैप्टर पहुंचने में हो सकता है कि एक आध दिन की देरी हो जाए, लेकिन कंप्लीट चैप्टर जाता रहेगा। एग्जाम से पहले मैं पूरा चैप्टर करवा दूंगा आप लोग को, इस बात के आप निश्चिंत रहें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।